हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1, जिसके अंदर मैं आपको 50% क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करवाऊंगी। सारे ही एक्सप्लेनेशंस के साथ हम डील करने वाले हैं और उसके बाद रिमेनिंग पोर्शंस के साथ डील करेंगे पार्ट 2 में। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। हाउ इज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम पामेटली कंपाउंड लीफ। लीव्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है लीव्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि लीव्स कैसी होती हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, किस तरह से उनका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होता है, और पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट से ही ये क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि भाई पिन्नेटली कंपाउंड किस तरीके से अरेंज्ड होती है, किस तरीके से अटैच्ड होती हैं, और पामेटली कंपाउंड कैसे अटैच्ड होती है। ठीक है, चलो आंसर करते हैं, देखते हैं क्या है आंसर। देखो, सबसे पहले तो हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन, राइट, कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है और पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है। देखो, लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द कॉमन एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, रैकस, राइट। जितनी भी लीफलेट्स यहां पर होती है, ठीक है। अच्छा, दोनों क्या है, दोनों ही टाइप है किसके, कंपाउंड लीफ के। लिखा हुआ है ना, दोनों ही टाइप है किस, कंपाउंड लीफ के, तभी तो दोनों में क्या हुआ है, कंपाउंड लीफ लिखा हुआ है, राइट, कंपाउंड लीफ। अगर पिन्नेटली एंड पामेटली कंपाउंड दोनों की बात करें तो मतलब इसमें क्या है, मल्टीपल लीफलेट्स तो है, तभी तो ये कंपाउंड लीफ है, राइट। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस क्या है मैम, हम तो पिन्नेटली पामेटली पढ़ने वाले थे, सिंपल और कंपाउंड क्यों बीच में आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि सिंपल लीफ होती है भाई, वो सिंपल होती है, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा लीफलेट्स निकली हुई नहीं है, वो एक सिंगल लीफ होती है, सिंपल लीफ होती है। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होता था, कंपाउंड लीफ में होता था इंसिजन्स हैं वो बिल्कुल मार्जिन तक, मिड रिब तक टच करते थे, इसीलिए बन जाती थी छोटी छोटी लीफलेट्स। अब ये सारी लीफलेट्स का अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है, और उसी के बेसिस पर क्या हुआ था, कंपाउंड लीफ के डिविजन्स हुए थे। अब ये जो कंपाउंड लीफ है, पिन्नेटली भी हो सकती है, पामेटली भी हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है यही हम समझ रहे हैं, ठीक है। अगर इससे पहले वाला कुछ थोड़ा बहुत भुलक्कड़ वाली आदत तो तुम लोग की हो भी गई है, तो अब तो याद आ गया होगा ना, अब तो याद आ गया होगा कंपाउंड वाली बात कहां से स्टार्ट हुई थी। देखो, द लीफलेट्स, ठीक है, द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द कॉमन एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड एज रैकस, ठीक है। सारी की सारी लीफलेट्स, ठीक है, सारी की सारी लीफलेट्स कहां पर अटैच होंगी, एक कॉमन एक्सिस पर अटैच होंगी, और जिसको कहेंगे क्या, रैकस, ठीक है। ये वाला अरेंजमेंट होता है भाई पिन्नेटली कंपाउंड में। नेक्स्ट क्या है, इसके जितने भी एग्जांपल्स होंगे, ठीक है, इसके जितने भी एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि क्या क्या होगा भाई, इसमें नीम वाली लीव्स आपने देखी हैं, ये सारी पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, राइट। और क्या देखा है हमने, गोल्डन शार प्लांट, राइट, गोल्डन शार जिससे होता है, राइट, वो वाला प्लांट, कौन सा वाला प्लांट है वो, कैशिया फिस्यूला, ठीक। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है, ठीक है भाई, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ को कि इसके अंदर क्या होने वाला है। इसके अंदर होने वाला है क्या, जैसे यहां हमने देखा कि एक कॉमन एक्सिस पर अटैच थे सारे लीफलेट्स, यहां क्या हो जाएगा, उसकी का कुछ ना कुछ अपोजिट होना चाहिए। यहां पर हर लीफलेट, ठीक है, द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, एक्सिस कॉमन नहीं है, पॉइंट भी कॉमन है, ठीक है। जिस पॉइंट पर सारे के सारे अटैच है लीफ स्टॉक पर, वो पॉइंट क्या है, कॉमन, मतलब वो क्या बना रहा है, एक पामेटली कंपाउंड लीफ को बना रहा है। मैम ये पाम वर्ड तो कहीं ना कहीं पाम से मैच कर रहा है, तो ऐसा ही तो होगा। यहां पर देखो, ये जितनी भी आपके जितने भी डिजिट्स हैं, क्या बोलते हैं सारे फिंगर्स थंब सबको, डिजिट्स, राइट। ये सारे जितने भी आपके फिंगर्स एंड थंब्स हैं कहां पर अटैच है, एक कॉमन एक्सिस पर, एक कॉमन एक्सिस पर अटैच है। बस यही वाला अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, पामेटली कंपाउंड लीफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये अरेंजमेंट, पामेटली कंपाउंड। मैम ये तो हमने पढ़ लिया है ना, फिर आप फिर से क्यों बता रहे हो, क्या कर सकते हैं, कुछ भुलक्कड़ लोग भी होते हैं ना, भुलक्कड़ लोग भी होते हैं ना, आगे पढ़ते जाते हैं पीछे भूलते जाते हैं। चलो डायग्राम बना ले, डायग्राम बना ले जल्दी से, पिन्नेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स के डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये है मेन एक्सिस, और इस मेन एक्सिस से निकल रही हैं बहुत सारी लीफलेट्स, ठीक है, मल्टीपल लीफलेट्स है इस मेन एक्सिस से कनेक्टेड, और ये सब कहां पर है भाई, मेन एक्सिस कनेक्टेड है, राइट। सबका कनेक्शन पॉइंट क्या है, मेन, ये देखो मेन एक्सिस, ठीक है। अब ये वाला अरेंजमेंट क्या कहला रहा है, ये वाला
कहला रहा है आपका पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का। नेक्स्ट में क्या बात हुई थी, नेक्स्ट में बात हुई थी मैम के सबका जो एक्सिस है, ठीक है, जो पॉइंट है, ठीक है, मेन जो एक पॉइंट है वो सेम रहेगा। तो मतलब मैं क्या बना दूं, जैसे मैंने ये एक्सिस बनाई, ठीक है, जैसे मैंने ये एक्सिस बनाई, ठीक है, ये उसकी दूसरी एक्सिस है जहां से इसकी ब्रांच निकली है, और इस एक्सिस पर अब जब लीव्स को बनाऊंगी तो वो लीव्स मैं कैसे बनाऊंगी, इस कॉमन पॉइंट पर अटैच होंगी वो सारी लीव्स, ठीक है, ये सारी लीव्स कहां होंगी, इस कॉमन पॉइंट पर अटैच होंगी। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड एज palmately कंपाउंड लीफ, ठीक है। ये हुआ इसका आंसर, पिन्नेटली कंपाउंड, palmately कंपाउंड। यहां पर आपको क्या दिखना है, ये जो बीच में हल्की आपको दिख रही है एक्सेस कैसी, कॉमन सारी लीफलेट्स के लिए। यहां पर क्या होगा, पॉइंट होगा कॉमन सारे लीफलेट्स के लिए, ठीक है, सेम ये कॉमन पॉइंट पर आके सारे लीफलेट्स क्या होंगे, अटैच होंगे। इतनी बात क्लियर। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन पिन्नेटली एंड palmately कंपाउंड लीफ। एग्जांपल्स पर आ जाते हैं इसके, ठीक है, यहां तो देख लिया हमने सिल्क कॉटन, ठीक है, सिल्क कॉटन की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर palmately कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल एक पाम लाइक स्ट्रक्चर। या फिर कैनबिस सटाइवा की बात करोगे, यहां भी पाई जाती है कैसी, palmately कंपाउंड लीव्स। चलो डन है इतनी बात, स्क्रीनशॉट लेना है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट चीजें देखें और क्या डील करना है इसके अंदर। देखो पिन्नेटली एंड palmately कंपाउंड लीव्स का डिस्कशन करने के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पूरे ही जितने भी एनसीईआरटी के इसके क्वेश्चंस हैं उन सबके साथ हम डील करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को जब डील करेंगे तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेंगे, जैसे यहाँ किया, ठीक है। तो अगर कुछ चीजें गलती से कहीं से कुछ मिस आउट अगर हो भी गया है तो वापस से याद आ जाएगा, ठीक है। फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करते चलेंगे। सी एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी की बात की थी हमने, बहुत सारे टर्म्स इस चैप्टर में अंदर हमने पढ़े, राइट, बहुत सारे ही टर्म्स पढ़े कि कब किस कंडीशन में फ्लावर को क्या बोलना है, लीफ को क्या बोलना है, राइट, उसकी एक्सिस के बेसिस पर क्या बोलना है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ हमने डील किया, ठीक, रूट, स्टेम, लीफ, सारी चीजों के बारे में। अभी क्या बताना है, फिलोटैक्सी बतानी है। फिलोटैक्सी के बारे में क्या पता है भाई, कितने तरह की फिलोटैक्सी होती है, फिलोटैक्सी क्या होती है, पहले तो ये बताओ, पहले तो ये सोचो कि फिलोटैक्सी ही क्या होती है। आंसर दिखा रही हूं मैं, देखो सबसे पहले क्या बताओगे कि व्हाट इज फिलोटैक्सी, देन बताओगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी, फिर उन टाइप्स को एक्सप्लेन करोगे कि किस बेसिस पर हमने ये डिवीजन किया है, राइट, या जिसने भी किया है, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं सबसे पहले देख लेते हैं क्या फिलोटैक्सी के बारे में। दैट phyllotaxy refers to the pattern or arrangement of leaves on the stem or branch of a plant. It is of 3 types, ठीक है। फिलोटैक्सी जो है वो क्या बताती है, लीव्स का पैटर्न या अरेंजमेंट बताता है, किस चीज के ऊपर, स्टेम या ब्रांच के ऊपर, ठीक है। प्लांट की जो स्टेम होती है और जो उसकी ब्रांचेस होती है उसके ऊपर अरेंजमेंट बता रहा है, उसकी मेन एक्सेस या मिड रिब के अलोंग नहीं, जैसे आपने पिन्नेटली एंड palmately कंपाउंड देखा, वो वाला अरेंजमेंट नहीं, स्टेम या ब्रांच के ऊपर जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो आपको यहां पर डिफाइन करना है। एंड इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड हॉल्ड फिलोटैक्सी, ठीक है। ये 3 इसके टाइप हो गए, किस चीज के, फिलोटैक्सी के, कि अल्टरनेट फिलोटैक्सी क्या होती है, ठीक है, ऑपोजिट क्या होती है एंड हॉल्ड क्या होती है। अब देख लो अल्टरनेट फिलोटैक्सी का बात करते हैं, अल्टरनेट फिलोटैक्सी की बात करते हैं। अल्टरनेट में क्या होता है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, सी अल्टरनेट फिलोटैक्सी के अंदर एक सिंगल लीफ जो है कहां से अराइज होगी, ब्रांच के नोड से। एंड दिस टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इज ऑब्जर्व्ड इन द सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड पीपल, ठीक है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी की बात यहां पर हो रही है, जो मेन स्टेम है ना, ठीक है, ये मैंने बना दी मेन स्टेम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्टेम में क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, राइट, क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, जहां से क्या अराइज होती हैं, स्टेम्स, लीव्स अराइज होती हैं, ठीक है, फर्दर ब्रांचेस अराइज होती हैं, ठीक है। और 2 नोड्स के बीच का स्पेस क्या कहलाता था, याद करो जल्दी से, 2 नोड्स के बीच का स्पेस कहलाता था इंटर नोड, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड एंड दिस इज ऑल्सो द नोड, राइट, इस तरह से मैंने अगर कहा कि ये सब क्या है, नोड्स है, ठीक है, ये सब क्या है, नोड्स, ठीक। अभी मैंने इसको इतना थिक बना दिया है, अब हम इस नोड पे क्या बताएं ठीक है, ये जो 2 नोड के बीच का स्पेस है, ये जो 2 नोड्स के बीच का स्पेस है, ये क्या है, इंटर नोड, ठीक है। ये जो मैं कुछ लाइंस यहां ड्रॉ कर रही हूं 2 नोड्स के बीच का स्पेस डिफाइन करने के लिए, ये क्या है, दीज आर द इंटर नोड्स, ठीक है। और ये क्या है, नोड। इसको एक बार लेबल कर दें, याद कर ले अपना पुराना सब कुछ पढ़ा हुआ,
ये क्या है? स्टेम, ठीक है, और ये क्या है? नोड्स, और ये क्या है? इंटरनोड। ओके, अब स्टेम, नोड एंड इंटरनोड्स के साथ डील करने के बाद आ जाते हैं हम जो हमें पढ़ना है, जो हमें बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी के ऊपर, ठीक है। यहां तक अरेंजमेंट सेम रहने वाला है। अब इसके अंदर जो मैंने नोड्स एंड इंटरनोड्स बनाए हैं वहां पर अरेंजमेंट बस चेंज होगा, ठीक है। ये तीनों टर्म्स याद आ गए, ये तीनों टर्म्स याद आ गए। अब देखो कि यहां पर बात हो रही है अल्टरनेट फिलोटैक्सी में कि एक जो नोड होगा ब्रांच का, उससे एक ही सिंगल लीफ, ठीक है, यही लिखा है ना, जो ब्रांच का एक नोड होगा उससे सिर्फ एक सिंगल लीफ अराइज होगी, ठीक है, एक सिंगल लीफ अराइज होगी, इतना डार्क, ठीक है, ठीक है, एक सिंगल लीफ अराइज होगी। और दिस टाइप ऑफ फिलोटैक्सी विल बी कॉल्ड एज अल्टरनेट फिलोटैक्सी। कहां पर देखी जाएगी? सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड पीपल के अंदर, ठीक है। अब यहां बना लेते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी बना रही हूं मैं। देखो ये मैंने बनाई लीव्स, जैसा हमने अभी बनाया था, ठीक है, कहां बनाया था हमने? पिन्नेटली कंपाउंड में, ठीक है, लगभग वैसा ही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, बस एक्सिस की बात अलग हो रही है। वहां पर मेन एक्सिस पर बात हो रही थी, यहां पर बात हो रही है किसके ऊपर? नोड्स एंड इंटरनोड्स, स्टेम्स के ऊपर जो लीव्स का अरेंजमेंट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखो ये जो लीव्स मैं बना रही हूं ये कैसे जा रही हैं? ऑल्टरनेट जा रही हैं, ठीक है, एक नोड्स पर एक, फिर दूसरे नोड पर एक, फिर एक नोड पर, फिर दूसरे नोड पर, ठीक है। इस तरीके से ये क्या जा रही हैं? ऑल्टरनेट साइड्स पर जा रही हैं। दिख रहा है ये अरेंजमेंट ऑल्टरनेट? पूरा ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? पूरा ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? चलो कर देती हूं, ठीक है। चलो, कुछ लीफ मोटू, कुछ लीफ पतलू, कुछ छोटू, कुछ बड़ू, ठीक है, पर हमें तो सिर्फ अरेंजमेंट से मतलब है। अगर अरेंजमेंट मैंने सही ड्रॉ किया है तो कोई मेरे डायग्राम को गलत नहीं कह सकता। कॉन्सेप्चुअली अरेंजमेंट अगर मैंने सही ड्रॉ किया है, और ये बात सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, ये बात आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। जब आप एग्जाम में डायग्राम्स बनाते हो, अगर आपने उसमें कॉन्सेप्ट सही शो किया है तो आपकी ड्राइंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल जाएगी। इट्स नॉट योर ड्राइंग एग्जाम, राइट, वो चल जाएगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कभी भी डायग्राम्स में गलत नहीं होना चाहिए। मैंने जो नोट्स दिखाए हैं, मैंने जो इंटरनोट्स दिखाए हैं, मैंने जो स्टेम दिखाई है, और मैंने जो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट दिखाया है वो सही है, राइट, वो सही है। तो बस आप मेरी लीव्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है ना। चलो, यहां बात हो गई भाई हमारी ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी की। अब मुझे बताना है ऑपोजिट एंड हॉल्ट फिलोटैक्सी, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो मैं जगह बना लूं जरा, चलो अल्टरनेट एंड हॉल्ट की बात करते हैं। अल्टरनेट में क्या हो जाएगा ये बताओ? अल्टरनेट तो मैम देख लिया, ऑपोजिट में क्या हो जाएगा ये बताओ? मैम इसी का कुछ ना कुछ बस ऐसा कर दो कि जैसे ये एक के बाद साइड वाइज कैसे जा रही है, अल्टरनेट जा रही है, आप इसको क्या करो ना, ये जो नोड्स हैं यहां से ऑपोजिट अरेंजमेंट कर दो, एक नोड से दो को अराइज करो और ऑपोजिट एक दूसरे से, राइट, तो वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट फिलोटैक्सी हो जाएगी, राइट। अब यहां पर क्या हुआ था? एक नोड से एक ही अराइज हुई थी। नेक्स्ट में देखो क्या होता है, आ जाओ इधर देखो जल्दी से। प्लांट्स विद ऑपोजिट फिलोटैक्सी हैव टू लीव्स अराइजिंग फ्रॉम द नोड, तभी तो होगा, तभी तो ऑपोजिट जाएगा। अगर इसी नोड से, ठीक है, अगर इसी नोड से यहां पर एक और लीव अराइज हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? ऑपोजिट कहलाएगा या नहीं? मतलब मैम आपको दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो क्या करो यहां पर से ना, अभी जैसे यहां पर आपने ये अराइज किया, ठीक है, अब आप क्या करो? सेकंड नोड, ठीक है, ये कलर कोई दूसरा था भाई, ये कलर कोई दूसरा था, ठीक है, देखो, हाँ अब ठीक है, अभी मैंने क्या किया था? एक नोड से एक ही लीव को मैंने बताया था। अब मुझे क्या करने की जरूरत है? एक नोड से मैं दो लीव्स को बता दूं, ठीक है। कुछ लीव्स हो सकती हैं भाई एक दूसरे के पीछे छुप जाए, ठीक है, उतना ज्यादा उसकी बारीकी पर मत जाना, ठीक है। अब मैंने क्या किया है? अब मैंने दिखाया है कि एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रही हैं, ठीक है, पहले एक नोड पर एक ही लीव थी, अब देखो उसी नोड पर अगर एक और लीफ अराइज हो जाए तो उन लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होगा? ये दोनों लीव्स एक दूसरे से कैसी हो गई? ऑपोजिट। ये दोनों लीव्स एक दूसरे से कैसी हो चुकी हैं? अब ऑपोजिट हो चुकी हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये वाली फिलोटैक्सी आपकी कहला जाएगी ऑपोजिट फिलोटैक्सी,
और ये सब एक दूसरे को थोड़ा सा ओवरलैप कर रही है, समझ लेना, ध्यान देना इस एक्सिस पर जो कि क्लियरली विजिबल है। ठीक है, अब ये जो लीव्स हैं ये कैसी हो गई हैं, ऑपोजिट हो चुकी हैं, क्योंकि एक ही नोड से कितनी लीव अराइज हो रही है, 2। ठीक है, एक नोड से कितनी लीव्स अराइज हो रही है, 2। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी ऑपोजिट फिलोटैक्सी, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, एक सिंगल सी जो ये लाइन है वो भी अब आपको यहां से समझ आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल, कि ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी में ब्रांच के एक नोड से, ठीक है, स्टेम या ब्रांच के एक नोड से एक ही लीफ अराइज हुई थी, अभी बनाया हमने सेकंड जो है हमारी ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट में क्या हो जाएगा कि एक नोड से 2 लीव्स अराइज हो, वो दोनों दूसरे से कैसी होती जाएंगी, ऑपोजिट होती जाएंगी, इसीलिए उस फिलोटैक्सी को कह देंगे that this kind of phyllotaxy is the opposite phyllotaxy। अब बचा क्या, अब बचा है आपका लास्ट टाइप। देखो इसको अपन यहां पर एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं, फिर मुझे जरूरत पड़ेगी एक नए बोर्ड की। सी प्लांट्स विद हॉल्ड फिलोटैक्सी, ठीक है, इस वाली फिलोटैक्सी में क्या होगा, दे हैव 3 or more leaves arising from the node it is found in Alstonia। ओ मतलब अब यहां पर आपको एक सिंगल नोड पर बहुत सारी, मतलब more than 3 लीव्स को दिखाना है एक सिंगल नोड के ऊपर। तो ये क्या अरेंजमेंट कहलाएगा, जैसे फ्लावर में होता था कि एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे आके वहां से सारे सेपल निकलते थे, वहां से सारे पेटल्स निकलते थे, फिर सारे स्टैमेंस, फिर सारे पिस्टल्स, राइट। तो ये जो अरेंजमेंट, ये क्या कहलाता था, फ्लोरल हॉल कहलाता था। बस वैसा ही ये लीव्स का अरेंजमेंट भी कैसा है, एक जगह से सारे उसके ब्रांचेस निकल रहे हैं ना, सारे उसके ग्रुप्स निकल रहे हैं, तो ये फिलोटैक्सी भी क्या कहला रही है, हॉल फिलोटैक्सी कहला रही है। अब इसको बना के देख लेते हैं, इसके लिए तो ज्यादा जगह चाहिए ही नहीं, ये तो यही बन जाएगा, नहीं चाहिए हमें नया बोर्ड, हम इसे यहां बना सकते हैं। सी अगर मैंने बनाया कि ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है या ये एक्सेस है, इसको थोड़ा थिक होने की जरूरत है, इसको मोटू करो, ये हो गई मोटू, ठीक है, ये एक्सिस है। अब इस एक्सिस पर ये नोड है, ठीक है, ये नोड है, एक्सिस को मैं थोड़ा सा और बड़ू करूं, और ठीक है, और ये इसका एक और नोड है, ठीक। अब यहां पर हमें दिखाना क्या है, चलो बनाते हैं, क्या दिखाना है हमें, यहां पर हॉल्ड फिलोटैक्सी दिखानी है, राइट। हॉल्ड फिलोटैक्सी दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नोड पर, ये जो नोड्स यहाँ पर हमने ड्रॉ किए हैं, इन सेम नोड्स पर हमें मल्टीपल लीव्स को दिखाना है, 2 नहीं, 2 से ज्यादा, 2 होती तो क्या हो जाता, ऑपोजिट हो जाता, मतलब 2 से ज्यादा ही है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा, कुछ भी जितना पॉसिबल है, ठीक है। तो बना लेती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, हॉल्ड फिलोटैक्सी में मैं बहुत सारी लीव्स बना देती हूँ, ठीक है, 1 2 3, एक समझ लो कि इसके पीछे है जो ओवरलैप हो चुकी है, 5 6 7, ठीक है, ये सब कुछ एक ही जगह पे आके अटैच हो गया, बस ये हो गई आपकी हॉल्ड फिलोटैक्सी। सिमिलरली मैंने यहां पर भी बना दी बहुत सारी लीव्स, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है। अब ये वाली जो फिलोटैक्सी है ये क्या कहलाएगी, हॉल्ड फिलोटैक्सी कहलाएगी, क्योंकि यहां पर एक सिंगल नोड से बहुत सारी लीव्स अराइज हो रही है। बस आपको क्या करना है, नोड्स को याद रखना है, ठीक है, और जो अरेंजमेंट बनेगा वो उसका नाम अपने आप आपको याद दिला देगा, ठीक है। नोड्स याद रखोगे कि एक नोड से एक लीफ है तो कैसा अरेंजमेंट बन के आएगा, ऑल्टरनेट बनेगा, जो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया। एक नोड से अगर 2 लीफ है तो कैसा अरेंजमेंट बनकर आएगा, ऑपोजिट बनकर आएगा, जो अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। और अगर एक ही नोड से मोर देन 2 लीव्स है, मल्टीपल लीव्स है, तो कैसा अरेंजमेंट बनकर आएगा, हॉल्ड अरेंजमेंट बनकर आएगा, जो आपको विजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगी आपकी भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड हॉल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या है, ब्रांच पर, स्टेम पर क्या, किस चीज का अरेंजमेंट, लीव्स का अरेंजमेंट, किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, ना कि स्टेम से जो एक्सिस निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, उनकी मेन एक्सिस या लीफ की जो मिडरिब होती है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, मेन स्टेम की, ठीक है। यहां पर अगर आप पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज जरा भी हो रहे हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, सुन लो एक बार, अगर 2 या 3 स्टूडेंट भी इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाला जो हमने डिस्कस किया है मैं यहीं से इसको इरेज करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये वाला जो डिस्कशन आपका है फिलोटैक्सी का है, और इससे पहले वाला जो आपने लीफ का टाइप पढ़ा, ठीक है, ये अरेंजमेंट इसका है,
प्लांट के ऊपर जो लीफ का अरेंजमेंट है उसकी बात है। लेकिन अगर एक सिंगल लीफ में अगर हम बात करें कि लीफ किस टाइप की है, तो वो कंपाउंड या सिंपल और इस टाइप की लीफ में आता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो मैं क्या बता रही हूं। मैंने ये सिंगल लीफ को, ठीक है, ये एक्सिस है, यही एक्सिस है, ठीक है, यही एक्सिस है, यहीं से मैं आपको एक सिंगल लीफ बना के दिखा रही हूं। ठीक, ये एक्सिस है, यहां पर मैंने इसकी ये नोड ड्रॉ कर दी। अब इस नोड से निकली क्या, इस नोड से निकली क्या, एक लीफ। ठीक है, इसे हम बिल्कुल ही डिफरेंट कलर से बना रहे हैं। ठीक है, इस नोड से इसकी क्या निकलेगी, पूरी मिड रिब। ठीक है, ये इसकी मिड रिब है। अब इस मिड रिब के ऊपर, इस मिड रिब के ऊपर इसके मैं 2 नोड्स बना देती हूँ। ठीक है, इसके मैं 2 नोड्स बना देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो, दोनों केसेस में ये क्या है, यहाँ पर मिड रिब। ठीक है, ये मिड रिब है, इतना क्लियर है। अब इस मिड रिब के बाद, ठीक है, मिड रिब क्या है अगर भूल गए हो बता दो फिर से। ये जो दिख रही है ना बीच में के सारी लीव्स में, दिस इज द मिड रिब। ठीक है, अब अगर नोड्स के ऊपर ये मिड रिब है, अब इस मिड रिब पे, इस मेन एक्सिस पर जो लीव्स का अरेंजमेंट है वो आपका आएगा सिंपल या कंपाउंड में। ठीक है, अगर मैंने कहा कि लीफ का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये इसकी जो वेनलेट्स निकली हुई हैं इस तरीके से है, तो ये लीफ कैसी है, ये सारी लीफ कैसी है, सिंपल। कैसी है ये लीव्स, सिंपल। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये लीफ जो है ना वो इस तरीके से आके इस पे, ठीक है, ये जो इसकी वेन्स है, ठीक है, ये वेन्स इससे ऐसे निकली हुई है, ठीक है, ऐसे वेन्स निकली हुई है, और लीव्स जो है वो इतनी ज्यादा टुकड़ों में टूटी हुई है, ठीक है, बटी हुई है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, अब बताओ, अब ये लीफ कैसी हो जाएगी, अब ये लीफ हो जाएगी कंपाउंड। क्यों, क्योंकि एक सिंगल लीफ होने की बजाय उसमें से निकली हुई है छोटी छोटी लीफलेट्स, इन्हीं को कहते हैं लीफलेट्स। एक सिंगल लीफ होना चाहिए थी यहां पर, जैसे यहां है, इसको बोलते हैं सिंपल, लेकिन ये सिंपल ना होके बहुत सारे लीफलेट्स में टूट चुकी है, डिवाइड हो चुकी है, राइट। तो इन सारे लीफलेट्स वाला अरेंजमेंट जो है आपका, ये सिंपल और कंपाउंड इनमें आता है। कंपाउंड में फिर ये पिन्नेटली कंपाउंड में आएगा, सारे एक ही जगह पर अगर अटैच होते हैं यहां पर तो वो पामेटली कंपाउंड में आएगा, राइट। तो ये आपने जो पढ़ा है ये लीफ का टाइप है, और ये जो आप पढ़ रहे हो स्टेम के ऊपर, ब्रांच के ऊपर जो अरेंजमेंट पढ़ रहे हो, दिस इज द फिलोटैक्सी। अब इस चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि इन दोनों क्वेश्चंस में आया अगर आपसे पिन्नेटली एंड पामेटली कंपाउंड पूछना और आप लिखकर आ गए फिलोटैक्सी, अगर आपसे फिलोटैक्सी पूछी है और आप लिखकर आ गए पिन्नेटली या पामेटली कंपाउंड लीफ के बारे में, तो ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना था, चलो 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 चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। 3 टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें, अभी क्लियर कर दे रही हूं। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सारे टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बताना है अबाउट द सबसे पहले हमें बताना है अबाउट द एस्टिवेशन। कि एस्टिवेशन क्या होता है, क्या था एस्टिवेशन, याद करो जल्दी से, याद करो जल्दी से, क्या पढ़ा था, एस्टिवेशन क्या है, प्लेसेंटेशन क्या है, याद करो जल्दी से। एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक टर्म्स कहां यूज किए थे, सुपीरियर ओवरी क्या कहलाती है, पैरीगाइनस फ्लावर क्या कहलाता है, और एपिपेटलस स्टेमन का मतलब क्या होता है। ये सारे टर्म्स हमारे पढ़े हुए हैं चैप्टर के अंदर। अगर कुछ याद नहीं है तो भाई याद करो, ठीक है। बहुत गलत बात है अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो, अगर इनमें से कोई एक टर्म भी याद नहीं है, क्योंकि सब बहुत सिंपल है। जैसे ही आंसर आएगा लगेगा ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये तो पढ़ा हुआ था, लेकिन याद क्यों नहीं आया। याद आना जरूरी है, ठीक है। अगर रिवाइज नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। स्टार्ट करते हैं कहां से, एस्टिवेशन से। सी, एस्टिवेशन क्या कहता है, एस्टिवेशन कुछ नहीं कहता है मैम, एस्टिवेशन से अपन बोलेंगे, अपन बोल देते हैं एस्टिवेशन से, दैट द टर्म एस्टिवेशन रिफर्स टू द मोड इन विच sepals or petals are arranged in a flower। ठीक है, एक फ्लावर या एक फ्लोरल वॉल के अंदर या एक फ्लोरल एक्सिस के अंदर, ठीक है, किस तरह से सेपल और पेटल का मतलब कैलिक्स एंड कोरोला का अरेंजमेंट है वो आपको यहां पर पढ़ना होता है, जिसे आप पढ़ते हो किसके अंदर, वल्वेट, ठीक है, इम्ब्रिकेट। याद आ रहा है कुछ कुछ, यही सारे एस्टिवेशंस आपने पढ़े हुए थे कि मैम वॉल्वेट एस्टिवेशन हुआ करता था, इम्ब्रिकेट होता था कुछ, ठीक है, कुछ एक ट्विस्टेड भी करके था, राइट। याद आ रहा है कुछ कुछ,
कुछ कुछ याद आ रहा है? देखो देखो देखो, अब तो मैम सब दिखाई भी दे रहा है। हाँ, याद आने के साथ अब तो सब कुछ दिखाई भी देने लगा, आंखें खुलने लगी हैं। देखो, द टर्म एस्टिवेशन रिफर्स टू द मोड इन विच सेपल और पेटल, ठीक है ना, कैलिक्स एंड कोरोला की यहां पर अपन बात करते हैं। आपका जो एंड्रोशियम गाइनोशियम की बात है, ठीक है, उसके डिस्कशन कहां पर होते हैं? प्लेसेंटेशन में होते हैं, यहां पर, जो कि नेक्स्ट आप देखने ही वाले हो, ठीक है। तो कैलिक्स कोरोला की बात यहां पर होगी कि ये किस तरह से फ्लोरल बड के अंदर, फ्लोरल वॉल के अंदर या फ्लोरल एक्सिस के ऊपर क्या है? अटैच्ड है, अरेंज्ड है। ये आपको यहां पर डिस्कस करना होता है, बताना होता है कि बाकी फ्लोरल मेंबर्स के कंपैरिजन में ये किस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है। अब ये देखो, इनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। एक और टाइप मैंने बताया था कि जो कि आप अगर कहीं पर जनरली अगर सर्च करोगे, इंटरनेट वगैरह पे कहीं पे सर्च करोगे, आपको 5 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में क्योंकि 4 ही मेंशन है तो अपन 4 लेके चलेंगे, है ना। अब क्योंकि हमारी बुक में 4 दिए हैं तो हमसे एग्जाम में भी 5 नहीं पूछेगा, राइट। तो इसलिए हम 4 लेके चलते हैं। एक और है लास्ट, ठीक है, तो उसके ऊपर नहीं जाते हैं। तो भाई देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन प्लांट्स, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, ठीक है, एंड वेक्सिलरी, ठीक है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस। अब इन 4 एस्टिवेशन के बारे में मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो मैं फिर से नहीं बताऊंगी, ठीक है, मैं फिर से नहीं बताऊंगी। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जो कैलिक्स एंड कोरोला है, कैलिक्स एंड कोरोला का मतलब क्या होता है? कैलिक्स का मतलब होता है क्या? सबसे पहले तो मैं ये याद दिला दूं, ठीक है, भूली बिसरी यादें। कैलिक्स का मतलब होता है सेपल्स, कोरोला का मतलब होता है पेटल्स। अब ये जो पंखुड़ियां हैं और पंखुड़ियों के नीचे वो जो हरी हरी छोटी छोटी सी सेपल्स नजर आती हैं, ये दोनों बाकी के फ्लोरल पार्ट्स के अंदर, ठीक है, बाकी के फ्लोरल वर्ल्स या फ्लोरल मेंबर्स के अंदर, जैसे कि उसके अंदर स्टैमेंस एंड पिस्टल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में ये किस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है, उसके बेसिस पर आप देखते हो कि भाई ये वाल्वेट एस्टिवेशन है या ट्विस्टेड है या इम्प्रिकेट है या वेक्सिलरी है। ये कुछ एस्टिवेशंस हमने पढ़े हुए थे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट टर्म कहता है क्या? नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है आपसे प्लेसेंटेशन के बारे में कि प्लेसेंटेशन क्या होता है, ठीक है। एस्टिवेशन हो गया, एस्टिवेशन हो गया, प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटेशन भी लगभग सिमिलर चीज है, पूरी तरह से नहीं। द टर्म प्लेसेंटेशन रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, ठीक है। यहां पर आपकी स्टेमन की नहीं, यहाँ पिस्टल की बात हो रही है। पिस्टल क्या होता था? पिस्टल या कार्पल के अंदर क्या होते थे? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते थे। अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी अंदर क्या होता था? ओवरी के अंदर क्या होता था? सबसे पहले तो होता था मैम स्टिग्मा, स्टाइल। अरे ये क्या हो गया, एक साइड से सूझ क्यों गया ये? हाँ भाई, बराबर रहे, बराबर रहे, बराबर रहे, ठीक है। ये जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ये ना, इसको इतना लंबू होना ही नहीं चाहिए था, इसको छोटू कर देते हैं, इसको छोटू कर देते हैं, सब कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, अब भी ओवरी लग रही है अच्छी फूली फूली सी, ठीक है। यहां से इसको थोड़ा और फुला देते हैं। हाँ, थोड़ा और फूल जा भाई, थोड़ा और मोटू। हाँ, अब भी ठीक लग रही है ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर करना क्या है? इस ओवरी के अंदर मुझे दिखाने हैं कि भाई प्लेसेंटेशन में क्या होता है। हम डिस्कस करते हैं कि ओवरी के अंदर जो कि एक तो होती है मैम सेंट्रल एक्सिस, बताया था आपने। सेंट्रल एक्सिस से क्या होता है? सेंट्रल एक्सिस से मैम अटैच होते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं सेंट्रल एक्सिस से कौन? ओव्यूल्स, ठीक है। अब ये ओव्यूल्स ऐसे बीचों बीच प्रेजेंट है, ठीक है, ये ओव्यूल्स ऐसे बीचों बीच प्रेजेंट है, या फिर मैम क्या कर रहे हो? मैम कुछ नहीं कर रही है, मैम आपको दिखा रही है क्या? लोक्यूल, ठीक है। अभी सब समझ आ जाएगा, तुम्हारी जितनी भी यादें तुम लोग भूल गए हो ना, सब याद आएगा। सी, मैं इसको पूरा भी फिल कर सकती हूँ, कुछ नहीं छुपेगा। सी भाई, ये हो गया आपका पूरा, ये हो गया आपका पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें मुझे क्या क्या लेबल करना है मैं लेबल कर देती हूँ सबसे पहले, फिर बताती हूँ। देखो, ये है क्या? ओवरी, है ना। ये बहुत दूर हो गई, इससे पास कर लो इसको। ये है क्या? बड़े स्टाइल से स्टाइल। ये है क्या? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा है, राइट। अभी देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने पूरा ग्रीन अंदर से पूरा बिल्कुल हरा हरा सा एनवायरनमेंट बना दिया है, दिस इज द लोक्यूल। ये क्या था? ओवरी की अंदर की पूरी चैम्बर, राइट, ओवेरियन कैविटी,
ठीक है, दिस इज द लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर ये जो बीचों बीच दिखाई दे रही है ये क्या थी, फ्री तो नहीं लिखते हैं, चलो सेंट्रल एक्सिस लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस। ओके, ये क्या हो गई इसकी सेंट्रल एक्सिस। अब बचा क्या, ये जो यहाँ पर आपको ऐसे दिख रहे हैं ना जिनके थ्रू ये अटैच है गोल गोल आपके ओव्यूल्स, ठीक है, ये क्या है, प्लेसेंटा। ये क्या है, प्लेसेंटा। और ये जितने भी गोले 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 नजर आ रहे हैं आपको, दीज आर द ओव्यूल्स। बस हो गई कहानी खत्म, बस हो गई कहानी खत्म, ठीक है। यही है पूरा का पूरा डायग्राम स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसके अंदर पूरी ओवरी के अंदर की जो कैविटी है दिस इज द लोक्यूल, या उसको चैम्बर भी कह सकते हो, ठीक है। बीचों बीच जो आपको नजर आ रही है दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, और सेंट्रल एक्सिस से जिस तरह से ये सारे गोलू गोलू आपके ओव्यूल्स अटैच्ड हैं, ठीक है, दीज ओव्यूल्स, तो इसे आप कहते हो प्लेसेंटा और ओव्यूल्स, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल एक्सिस पर ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से ओव्यूल के अटैच होने का एक पैटर्न है, राइट, एक ये जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है ये वेरी करता है, हमेशा ऐसे बीच में तो नहीं होंगे, राइट। हो सकता है कभी इसकी बिल्कुल पेरीफेरी पे हो, उसकी पूरी बाउंड्री के आसपास हो सकता है कभी दो उसके टॉप पे हो, दो उसके बिल्कुल बिलो हो, या फिर ये जो लोक्यूल है ये लोक्यूल हमेशा एक हो ऐसा जरूरी नहीं है। लोक्यूल कैसे हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। चैम्बर्स जो है ओवेरियन कैविटी के वो भी अलग अलग हो सकते हैं, और हर एक चैम्बर में एक एक ओव्यूल अलग हो सकता है या ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। तो ओव्यूल का होने का अरेंजमेंट, कि ओव्यूल जो इसके अंदर प्रेजेंट है ओवरी के अंदर वो किसी भी तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं उसके पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट के। तो उसी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल को आप पढ़ते हो, राइट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, इसी को आप पढ़ते हो किसके अंदर, प्लेसेंटेशन के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हो, प्लेसेंटेशन के अंदर पढ़ते हो। घूम फिर के आ गए ना यहीं पे, घूम फिर के आ गए ना यहीं पे, चलो अब आ ही गए हो तो पढ़ लेते हैं, आई गए हो तो पढ़ लेते हैं। That the term placentation refers to the arrangement of ovules within the ovary of a flower and it is primarily of 5 types. ये कितने टाइप की होती है भाई, 5 टाइप्स की होती है प्लेसेंटेशन, ठीक है। मार्जिनल मतलब जब कहां पर हो सारे ओव्यूल्स एक सिंगल मार्जिन को बनाए, ठीक है, ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट मार्जिन को बनाए और उस मार्जिन पर सारे ओव्यूल्स हो, तो देयर विल बी मार्जिनल। बेसल जब कहां हो, सब बिल्कुल उसके ओवरी के बेस पर हो, ठीक है। पैराइटल जब उसकी सब पेरीफेरी पर हो, एक्साइल जब उसकी एक एक्सिस पर हो, और फ्री सेंट्रल जब बिल्कुल बीच में फ्रीली बिल्कुल सेंटर में घूम रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर अटैचमेंट थ्रू द प्लेसेंटा will be studied under placentation, and placentation can be of this much types: marginal, basal, parietal, axial and free central। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई है, बताओ। एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन, ये दोनों चीजों पे बात क्लियर है, ये दोनों चीजों पे बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है किसी को, चलो यहां तक बात क्लियर है। अभी हमें बहुत सारे टर्म्स और भी बताने थे, ठीक है। अभी हमें ये भी बताना है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, अभी हमें ये भी बताना है जाइगोमॉर्फिक क्या है, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है। चलो एक बार जरा देखो एक्टिनोमॉर्फिक क्या है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स के बारे में देखते हैं भाई। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 रेडियल हाफ्स। अच्छा क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब और कुछ नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वही है, बस आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, बस ध्यान से पढ़ो। देखो बना लेते हैं इसको भी, बना लेते हैं इसको भी। क्या कह रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर इस फ्लावर को आप रेडियली जब डिवाइड करोगे तो उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 2 रेडियल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, किसी भी रेडियल प्लेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी भी रेडियल प्लेन के अकॉर्डिंग, पासिंग थ्रू द सेंटर। बस यही एक कंडीशन है कि सेंटर से पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इस कोई भी, ठीक है, कोई भी XYZ आपने फ्लावर बनाया, आपने बोला मैम ये वाली प्लेन से पास करा दो ना प्लीज, हमारा तो बड़ा मन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है यार, सब कुछ मैडम के हाथों में नहीं है, ठीक है। आप यहां से बस सेंटर से पास होने वाली किसी भी, ठीक है, किसी भी प्लेन के अलोंग पास करवाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी प्लेन्स बना लो, बस कंडीशन एक है कि वो सेंटर के अलोंग होनी चाहिए, ठीक है। मैम सेंटर ही नहीं दिखाई दे रहा, दिखेगा, देखो बस सेंटर के अलाउ होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। अब आप क्या बोलो कि नहीं हमारा तो मन कर रहा है मैम आप ये वाले प्लेन से पास करवा दो, ये वाले प्लेन से पास करवा दो, ये वाला प्लेन बना दो, और इस तरीके से मैडम आपने पूरे डायग्राम की खिचड़ी बना दी है, तो साफ भी कर देती हूं मैं। देखो प्लेन क्या होना चाहिए, प्लेन क्या होना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए, दैट इज द ओनली कंडीशन दैट वी हैव, ठीक है, दिस इज द ओनली कंडीशन दैट वी हैव।
चलो सब कुछ साफ हो गया, साफ सफाई हो गई। देखो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के अंदर आप इसको फ्लावर को दो रेडियल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि रेडियल प्लेन बस कहां से होनी चाहिए, सेंटर से पास होनी चाहिए। एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके कौन कौन से, जैसे कि आपकी चिली या मस्टर्ड। ठीक है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके रेडियल हाफ डिवाइड किए जा सकते हैं, दो रेडियल हाफ में इनको डिवाइड किया जा सकता है। किसके अलोंग, सेंटर के अलोंग एक रेडियल प्लेन, किसी भी रेडियल प्लेन से। ठीक है, दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में रेडियल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। बस ये एक सिंपल सी छोटी सी अच्छी सी बढ़िया सी कंडीशन है टू डिफाइन अ फ्लावर एज एक्टिनोमॉर्फिक। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। अब देखो नेक्स्ट बताते हैं हम आपको जाइगोमॉर्फिक के बारे में कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स क्या होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय अ सिंगल वर्टिकल प्लेन। मतलब अब आपके पास यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शंस थे ना, अब मैं इन ऑप्शंस को ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास क्या ऑप्शंस थे कि आपने रेडियल प्लेन से, ठीक है, ये वाली एक्सिस ले ली, या ये वाला प्लेन ले लिया, या ये वाला प्लेन ले लिया, या ये वाला प्लेन ले लिया, कोई भी प्लेन आपने लिया तो आप उसको दो इक्वल रेडियल हाफ में डिवाइड कर पाओगे। ठीक है, ये देखो ये रेडियल हाफ में दो इक्वल में डिवाइड होगा, तो भाई दिस काइंड ऑफ सिमेट्री विल बी द एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन जाइगोमॉर्फिक में चेंज क्या हुआ मैम, जाइगोमॉर्फिक में चेंज ये हुआ कि जो आपका फ्लावर है, ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे पढ़ना क्या चेंज हुआ। ठीक है, ये वो फ्लावर्स हैं जिनको आप डिवाइड कर सकते हो दो सिमिलर हाफ में, लेकिन कैसे, ठीक है, सिमिलर हाफ में डिवाइड कर रहे हो, रेडियल हाफ होना जरूरी नहीं है, और कैसे, एक वर्टिकल प्लेन, एक सिंगल वर्टिकल प्लेन के थ्रू। मतलब अगर मैंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा 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 फ्लावर है, ठीक है, ये वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास कुछ इस तरह का फ्लावर है। अब इसको अगर मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, तो मेरे पास कितने प्लेन्स पॉसिबल है, बताओ मेरे पास कितने प्लेन्स पॉसिबल है। प्लेन मतलब ऐसी कितनी वो एक्सिस पॉसिबल है जिनके थ्रू मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ दो इक्वल हाफ में। यहां पर सिर्फ दो सिमिलर और इक्वल हाफ की बात हो रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो रेडियल ही हो। ठीक है, अब आप इसके सेंटर से इस प्लेन को अगर पास करोगे इस तरह से, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में, तो बताओ ये दो सिमिलर हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, राइट। ये सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन मेरे पास ऐसा है, सिंगल वर्टिकल प्लेन, जिसमें मैं अगर इसे डिवाइड करूं तो दो सिमिलर हाफ में डिवाइड कर सकती हूं। अगर आप बोलो कि मैडम क्या जरूरत है, आप तो ऐसे ले लो, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा प्लेन, तो भाई प्लेन भी हॉरिजॉन्टल हो गया, कंडीशन वैसे भी फुलफिल नहीं हुई। और अगर आप फिर फ्लावर की बात करोगे तो फ्लावर भी यहां से छोटू है, यहां से बड़ू है, तो वो सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं होगा, कंडीशन वहां से भी फुलफिल नहीं हुई। बात तो दोनों तरफ फंस गई। बताओ, बात तो दोनों तरफ फंस गई ना। आपको क्या करना था, सिमिलर हाफ में डिवाइड करना था। कौन से प्लेन से, वर्टिकल प्लेन से। देखो एक सिंगल प्लेन है मेरे पास, दूसरा प्लेन है ही नहीं मेरे पास वर्टिकली। बताओ यहां से कर सकती हूं, यहां से कर सकती हूं, कहीं से भी कर सकती हूं क्या, नहीं। तो इस तरह के फ्लावर्स आपके किस सिमेट्री में आएंगे भाई, दे विल बी जाइगोमॉर्फिक। कौन सी सिमेट्री बनेगी इनकी, जाइगोमॉर्फिक आप इन्हें कहोगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। एग्जांपल्स देख लो इनके, आपका पी और बीन्स में ये वाली सिमेट्री, ठीक है, ये वाले फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, पी और बीन्स के फ्लावर कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक। और एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल क्या पढ़ा अपन ने, चिली एंड मस्टर्ड। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, क्लियर कर दूं। नेक्स्ट देखो, कुछ और भी टर्म्स हमें डिफाइन करने थे। हमें डिफाइन करना था अबाउट द सुपीरियर ओवरी, देन पेरिगाइनस फ्लावर एंड देन एपिपेटलस स्टेमन। चलो देख लेते हैं। आज हमने पिंक देवी को नहीं बुलाया बहुत देर से, बुला लो, आ जाओ। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या होता है, वो ओवरी मैम जो बिल्कुल सुपीरियर है। किससे सुपीरियर है, जो उसके जितनी भी उसकी पूरी किंगडम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सब से वो सुपीरियर है। किंगडम का मतलब मेरा वो प्लांट क्लासिफिकेशन वाला किंगडम नहीं था, किंगडम से मेरा मतलब कि उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब से वो सुपीरियर है। किस तरीके से सुपीरियर मैम, जिस तरीके से सुपीरियर है मतलब वो जहां पर बैठी हुई है वो सबसे सुपीरियर पोजीशन पर बैठी है। सुपीरियर पोजीशन पर बैठने का मतलब क्या, आप समझो कि बैठते कहाँ हैं ये सारे के सारे, आके कहाँ पे अटैच होते हैं, इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है। इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था मैम थैलेमस। इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या था, थैलेमस। थैलेमस पे आके सब कुछ अटैच होता था। तो थैलेमस में सबसे ऊपर कौन है, ओवरी। सबसे ऊपर कौन है, ओवरी। बाकी सब कुछ उससे नीचे अटैच है। ठीक है, ये थैलेमस अगर मैं बना रही हूं
तो यहाँ सबसे ऊपर क्या है, ओवरी, उसके बाद स्टेमन्स आके यहाँ नीचे अटैच है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि पेटल्स, तो पेटल्स भी यहाँ पर आके अटैच है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कार्पल्स, ठीक है, सॉरी सेपल्स की बात अगर हम करें तो वो भी यहाँ पर आके अटैच है, ठीक है। तो सब कुछ कहाँ है, ओवरी के नीचे, सब कुछ कहाँ है, ओवरी के नीचे। ओवरी कहाँ है, सबसे ऊपर। तो दिस काइंड ऑफ ओवरी विल बी सुपीरियर ओवरी। अब इस बात को जरा बायोलॉजिकल लैंग्वेज में किस तरह से कहा है, रीड कर लेते हैं। देखो, दैट ओवरी विल बी सुपीरियर, ठीक है, किस फ्लावर में, उन फ्लावर्स में, ठीक है, उन फ्लावर्स में इन विच द गाइनोशियम इज प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पोजीशन, जिसमें गाइनोशियम, गाइनोशियम मतलब क्या है, जिसमें सारे के सारे क्या आएंगे, कार्पल्स आएंगे, पिस्टल्स आएंगे, जितने भी उस फ्लावर में प्रेजेंट हो, तो वो कहाँ होते हैं, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे, सबसे ऊपर, ठीक है। जबकि दूसरे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जो फ्लोरल मेंबर्स हैं, वो उससे नीचे अटैच है, उससे नीचे अरेंज है, ठीक है। अ फ्लावर विद दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस। और अच्छा, ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, ये जो कहला रही है, ये जो टर्म आप दे रहे हो सुपीरियर ओवरी, ये तो ओवरी को दे रहे हो, ठीक है, ये किसे दे रहे हो, ओवरी को। लेकिन ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं, ऐसे फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर। एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं इसके, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड। एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं इसके, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड। अब बात करूं अगर मैं नेक्स्ट की, अब बात करूं अगर मैं नेक्स्ट की, तो इट इज द पेरीगाइनस फ्लावर। अब आप समझो कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहां पर भी आपको यही बताना है कि गाइनोशियम की प्रेजेंस कहां पर है, वो किस जगह पर प्रेजेंट है। सी, पेरीगाइनस फ्लावर के अंदर द गाइनोशियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड एट द रिम ऑफ द थैलेमस, ठीक है। गाइनोशियम जो होगा वो कहां पर होगा, उसके सेंटर पे होगा। याद करो जरा, भूली बिसरी यादें, दो हमने इसके पेरीगाइनस के डायग्राम पढ़े थे अलग अलग, ठीक है। एक में जो थैलेमस पे, ठीक है, आपको बस ये देखना है कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो कहां पर होंगे, थैलेमस की पेरीफेरी पर होंगे। अगर थैलेमस मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है, यहां पर थी ओवरी, ठीक है, यहां पर ओवरी थी और बाकी सब कुछ यहां पर अटैच था, ठीक है, स्टेमन, पिस्टल और पिस्टल तो यही है, स्टेमन्स, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स। एंड अगर हम बात करें, ठीक है, सारे ही फ्लोरल पार्ट्स की, फ्लोरल मेंबर्स की, तो वो सब कुछ कहां पर प्रेजेंट थे, थैलेमस की पेरीफेरी पर प्रेजेंट थे, ठीक है, उसके रिम पर थे। और बीचों बीच क्या प्रेजेंट था, बीचों बीच क्या प्रेजेंट था भाई, बिल्कुल गाइनोशियम या ओवरी, ठीक है। इस तरीके का एक अरेंजमेंट हमने देखा था। एक हमने इसके बीचों बीच का अरेंजमेंट भी देखा था, ठीक है, कि इतनी ज्यादा, जितना ज्यादा ये डीप प्रेजेंट है, उतना डीप ना होके थोड़ा सा ऊपर ही कहीं प्रेजेंट है ओवरी, ठीक है। लेकिन है तब भी कहां पर, थैलेमस के सेंटर पे। ये देखो, ये भी कहां पर है, थैलेमस के सेंटर पे, ये भी कहां है, थैलेमस के सेंटर पे, बाकी सब कुछ यहां अटैच है, बाकी सब कुछ यहां अटैच है। तो अब इन दोनों ही कंडीशंस में, ठीक है, बहुत ज्यादा डीप हो या थोड़ा सा शैलो हो, दोनों ही कंडीशंस में जो ओवरी है वो कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द थैलेमस, ठीक है। सी, इन पेरीगाइनस फ्लावर्स द गाइनोशियम इज प्रेजेंट इन द सेंटर। गाइनोशियम कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर पे, और जो बचे हुए फ्लोरल पार्ट्स हैं वो कहां पर अरेंज्ड हैं, रिम ऑफ द थैलेमस, ठीक है, थैलेमस की बिल्कुल रिम पर, एट द सेम लेवल। एग्जांपल्स इंक्लूड प्लम एंड रोज, ठीक है। एग्जांपल्स में क्या क्या आएंगे, एग्जांपल्स में आएगा प्लम या फिर रोज के फ्लावर। अगर आप उठाकर देखोगे तो उसमें अरेंजमेंट कुछ इसी तरह का मिलेगा, ठीक है, कि सब कुछ बिल्कुल सेम लेवल पर होगा, लेकिन ओवरी कहां पर है, थैलेमस के सेंटर पे, और बाकी सब कुछ कहां है, थैलेमस के रिम पर, ठीक है, उसकी एंड पर, एजेस पर, ठीक है। बस ये अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा, बाकी सब कुछ होगा कैसे, दिखेगा कैसे, सब कुछ बिल्कुल सेम लेवल पे दिखाई देगा, ठीक है। एग्जांपल्स याद रखना, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब आप इनको आंसर्स में ऐड करते हो एग्जांपल्स को, तो आपका आंसर भी मोर परफेक्ट नजर आता है, ठीक है। आपको मार्क्स भी वहां पर रिड्यूस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, डिडक्ट होने के, ठीक है। तो एग्जांपल्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लास्ट टॉपिक जो हमें एक्सप्लेन करना है, अबाउट द एपिपेटलस स्टेमन। एपिपेटलस स्टेमन का मतलब क्या है, एपिपेटलस स्टेमन्स आर स्टेमन्स अटैच्ड टू द पेटल्स, ठीक है। याद करो, इसका एक हमने एग्जांपल भी देखा था। एपिपेटलस का मतलब और कुछ नहीं है, पेटल क्या होता है हमें पता है, पेटल क्या होती है, पंखुड़ियां, ठीक है। यहां पर क्या कह रहे हैं वो, कि जितने भी स्टेमन्स हैं, ठीक है, एपिपेटलस स्टेमन बोला है ना, तो मतलब जितने भी स्टेमन्स हैं वो किससे अटैच है, उनकी
पेटल्स से अटैच है, ठीक है। तो स्टेमन्स किससे अटैच है? पेटल्स से अटैच है। दिस काइंड ऑफ कंडीशन ऑफ स्टेमन्स विल बी कॉल्ड एज एपिपेटलस स्टेमन्स, ठीक है, जहां पर स्टेमन क्या है? पेटल से अटैच है। उसके नाम में ही सब लिखा हुआ है कि भाई पेटल्स से स्टेमन अटैच होंगे, ठीक है, इसीलिए उन्हें बोला है क्या? एपिपेटलस स्टेमन्स बोला है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ब्रिंजल, ठीक है। ब्रिंजल में ऐसा होता है कि जो स्टेमन्स होते हैं फ्लावर के वो अटैच होते हैं उसकी पंखुड़ियों से, उसके पेटल्स से। तो दिस विल बी द एग्जाम्पल फॉर एपिपेटलस स्टेमन, ठीक है। अब इस तरीके से हमने इन चारों पांचों चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। यही कुछ टर्म्स हमसे पूछे हुए थे, और कुछ बच गया है क्या? डन, पांचों पूछे थे, पांचों बता दिए। पांच नहीं मैम, और ज्यादा थे, राइट? ज्यादा बताए शायद हमने, ज्यादा बताए हमने बताए हैं 7, राइट? एस्टिवेशन, प्लासेंटेशन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। आपको इन्फ्लोरेसेंस बताना है कि रेसिमोस टाइप में क्या होता है, साइमोस टाइप में क्या होता है, ठीक है। अब ये दोनों चीज बताने से पहले पता है आप क्या बताओगे? सबसे पहले आप बताओगे कि इन्फ्लोरेसेंस खुद क्या होता है, फिर आप ये दोनों चीज बताओगे। देन आप बताओगे कि फाइब्रस रूट और एडवेंटिजस रूट्स क्या होती हैं। देन हम डिस्कस करेंगे दैट एपोकार्पस एंड सिंकार्पस ओवरी क्या कहलाती है, ठीक है। चलो तो ये कुछ क्वेश्चंस फिर से आ गए, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन के अंदर निकल कर आए, डील करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं भाई रेसिमोस या साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहता है ये। चलो आगे डिफरेंस पर चलो स्टार्ट करते हैं रेसिमोस या साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस से। रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम देखेंगे तो जो यंगर फ्लावर्स होते हैं आर प्रेजेंट एट द टिप while the older flowers are arranged at the base of this inflorescence. Such an arrangement is called as acropetal succession. इस तरह के अरेंजमेंट को एक्रोपेटल सक्सेशन भी कहते हैं। और इस अरेंजमेंट में होता क्या है कि जो नए फ्लावर्स होते हैं वो उसकी टिप पर होते हैं और पुराने जो होते हैं वो उसके बेस पर होते हैं, ठीक है। और इसी का यहाँ पर अगर आप उल्टा कर दोगे कि यंग फ्लावर जो होते हैं वो बेस पर होते हैं और नए फ्लावर जो होंगे वो टिप पर होंगे, और इस तरह के सक्सेशन को कहते हैं बेसिपेटल सक्सेशन। तो मैम याद तो आ रहा है कि कुछ कुछ ऐसा आपने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, दिमाग ऐसा कुछ कह तो रहा है कि कुछ कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा, पर पूरा याद नहीं आ रहा। पूरा याद करने के लिए क्या करेंगे हम? पूरा याद करने के लिए हम बना लेते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। पूरा याद करने के लिए हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। मान लो ये मेन एक्सिस है, ठीक है, यहीं पर बनाते हैं छोटू छोटू, ठीक है। ये मेन एक्सिस है, यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने बनाई 2 मेन एक्सिस, ठीक है। अब इन 2 मेन एक्सिस के अलोंग हमें बताना है दोनों तरह का इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इन दोनों एक्सिस के अलोंग बताना है। सबसे पहले रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, यहां देखना। चलो फिर से चलो अब पढ़ते जाते हैं थ्योरी, और जो डायग्राम यहाँ पर अपन ने ड्रॉ किया है इसको फुलफिल करते जाते हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। देखो सबसे पहले क्या करें कि जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे कहां पर? टिप पर, जबकि जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो अरेंज्ड होंगे कहां पर? इन्फ्लोरेसेंस के बेस पर, ठीक है। अगर ओल्डर फ्लावर को बेस पर दिखाना है मतलब आप क्या करोगे कि सबसे पहला जो फ्लावर बनेगा वो कहां बनेगा? उसके बेस पर बनेगा, ठीक है ना। जो सबसे पहला फ्लावर बनेगा वो कहां बनेगा? उसके बेस पर बनेगा। तो सबसे पहला फ्लावर मान लो मैंने यहां बना लिया, ठीक है। दूसरा फ्लावर मैंने यहां बना लिया, तीसरा यहां बना, चौथा यहां बना, ठीक है।
अब इस तरीके से ये फ्लावर्स जो है वो अरेंज होते जा रहे हैं और ये और भी आगे तक होते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस तरह से क्या होगा कि जो आपके यंगर फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो टिप पर आते जाएंगे, वो ऊपर आते जाएंगे, और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो क्या होते जाएंगे, नीचे होते जाएंगे। अभी इन दोनों चीजों को मैं एक बार कंप्लीट कर दूं इस थ्योरी के साथ, फिर इसका एक कंक्लूजन निकल कर आएगा। ठीक है, इसका एक कंक्लूजन निकल कर आएगा। पहले ये सेकंड वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि यंगर फ्लावर्स कहां है, बेस पर, मतलब सबसे पहले मैंने बनाया क्या, सॉरी, यंगर फ्लावर्स कहां पर है, टिप पर, मतलब सबसे पहले आप नीचे से स्टार्ट करोगे, यहां से बनाते जाओगे तो ओल्ड वाले नीचे होते जाएंगे, ऊपर जो आप ड्रॉ करते जाओगे वो सब क्या होते जाएंगे, यंगर, न्यूअर वंस। ठीक है, अब इसी का अपन अपोजिट देख लेते हैं भाई, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या हो रहा है, यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, यंगर फ्लावर्स जो होंगे वो कहां पर होंगे, उसके इन्फ्लोरेसेंस पे, मतलब टिप पे सबसे पहला बन चुका है, सबसे पहले जो है वो कहां बना है, टिप पर बना है, तभी तो वो सबसे ओल्ड होता जा रहा है। अब मैंने यंग बनाया तो वो और उससे नीचे हुआ, ठीक है, उसके बेस की तरफ आता गया, फिर मैंने यंग बनाया तो वो और उसके बेस की तरफ आता गया, फिर और यंग बनाया और आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से ये और यहां पर यहां पर यहां पर ऐड होते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐड होंगे। तो इन दोनों ही कंडीशंस में चेंज क्या आया, ध्यान से समझो। जो आपने रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बनाया, वो नीचे से ब्रांचेस निकलना उसकी, वहां से फ्लावर्स आने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, ब्रांचेस फॉर्म में। ठीक, इसकी जो टिप है वो अभी भी ओपन है, ताकि ये टिप और ग्रो करती रहे। ठीक है, ये जो मेन एक्सिस है इसकी टिप और ग्रो करती रहे, और इसमें से फिर यंगर फ्लावर्स और उसकी टिप की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। ठीक है ना, इस तरीके से ये अरेंजमेंट चला है। ये कौन सा टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस रहा है आपका, लिख लेते हैं यहां पर, ये रहा है आपका रेसिमोस। ठीक है, और नेक्स्ट रहा है आपका साइमोस। ठीक है, रेसिमोस में क्या हुआ, जो यंगर फ्लावर्स है वो उसकी टिप पर आते जा रहे हैं, क्योंकि टिप पर सबसे पहले फ्लावर नहीं आया। टिप जो है वो अभी भी ओपन है, वो और ग्रो कर सकती है, और ग्रो कर सकती है ना, टिप ओपन है अभी भी ग्रो करने के लिए। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो सबसे पहला फ्लावर, ठीक है, ये है ओल्ड वाला, ठीक है, और ये है क्या, न्यू वाला, सबसे न्यू। ठीक है, यहां पर क्या है, ये है ओल्ड, और ये क्या है, न्यू, सबसे न्यू। यहां पर जो टिप है वो सबसे पहले टिप पे ही फ्लावर आ गया, तो अब वो टिप तो और ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि उस पे तो फ्लावर आ चुका है। अब वो ग्रो नहीं करेगी तो मतलब नीचे, उससे नीचे नीचे ब्रांचेस निकलती जाएंगी, वहां पर फ्लावर्स आएंगे। मतलब हमेशा जो ओल्ड फ्लावर होगा वो कहां पर होगा, उसकी टिप पर होगा एक्सिस की, और न्यू फ्लावर्स जो आते जाएंगे, यंगर फ्लावर्स जो आते जाएंगे, वो नीचे होंगे, उसके बेस पर होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है रेसिमोस में, इसे कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन, और इसे कहते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। ठीक है, एक्रोपिटल मतलब वो उसकी एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखो अपवर्ड डायरेक्शन में ये जाता जाएगा, तो दिस काइंड ऑफ सक्सेशन इज एक्रोपिटल सक्सेशन। और ये वाला किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा बेस की तरफ। ये किस तरफ जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है, बेस की तरफ। तो दैट इज व्हाई इट इज द बेसिपिटल सक्सेशन। नाम से, उसके टर्म से रिलेट करते हुए चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है ना, अब ये हो गई भाई रेसिमोस और साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट क्या दिया है, that the main axis in racemose inflorescence continues to grow and produce flowers laterally। इसमें जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करती रहती है, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो करती रहती है, और लेटरली फ्लावर्स को बनाती रहती है, प्रोड्यूस करती रहती है। यही देखा हमने यहाँ पर साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या हुआ था, यहाँ पर जो मेन एक्सिस है वो सबसे पहले उसकी टिप पर ही फ्लावर आया। तो अब भाई वो उसकी टिप पर फ्लावर आ चुका है तो वो ग्रो कैसे करेगी, तो क्या होगा, मेन एक्सिस इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हैज लिमिटेड ग्रोथ व्हिच लेटर टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। ठीक है, इसकी ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है, और फिर उसमें क्या हो जाता है भाई, लास्ट में जो सबसे लास्ट में फ्लावर आया बस उसके बाद उसकी ग्रोथ बंद। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ नीचे की तरफ, बेस की तरफ। इसमें क्या होगा, ग्रोथ ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ का मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ वो ग्रो कर रही है, मतलब फ्लावर्स नीचे नीचे आते जाएंगे, सबसे ऊपर फ्लावर आ गया, फिर नीचे और फ्लावर आए, फिर नीचे और आए, फिर नीचे और आए, इस तरीके से। ठीक है, तो भाई ये था आपका रेसिमोस या साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसके अंदर हमने डील किया कि फ्लावर का अरेंजमेंट जिस तरह से होगा, सबसे पहला फ्लावर और पुराना फ्लावर कहां पर होगा, उसके बेसिस पर आप ये इन्फ्लोरेसेंस को डील करोगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्लियर है यहां तक,
और भी हमें देखने थे भाई डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस रूट और एडवेंटिटस रूट्स के बीच में। अब फाइब्रस और एडवेंटिटस रूट्स के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी है कि एक होता है मोनोकॉटिलिडन्स का बिल्कुल सिग्नेचर या इसकी बिल्कुल आइडेंटिफाइंग क्वालिटी या कैरेक्टर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जिससे होता है कि भाई मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ठीक है। तो फाइब्रस रूट और टैप रूट, ठीक है, या एडवेंटिटस रूट, अब ये रूट्स क्या है, इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस देख लेते हैं। फाइब्रस रूट्स वो होती हैं, ठीक है, फाइब्रस रूट्स वो होती हैं जहां पे जो प्राइमरी रूट है, ठीक है, जो प्राइमरी जो मेन रूट होती है वो विजिबल नहीं होती, उतनी ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होती कि वो अलग से दिखाई दे। क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत सारी, उसमें से n नंबर ऑफ ब्रांचेस निकल चुकी होती हैं और सब कुछ एट लास्ट बिल्कुल उलझा हुआ एक गुच्छे की तरह नजर आता है। कोई मेन एक्सिस नजर नहीं आती कि इससे ब्रांचेस निकल रही हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा ब्रांच्ड हो चुका होता है, एक बहुत ही उलझा हुआ सा नेटवर्क बन जाता है। तो मोनोकॉट्स के अंदर जो प्राइमरी रूट है वो डेवलप करती है कहां से, फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड इज शॉर्ट लिव, ठीक है, जो सीड के रेडिकल से प्राइमरी रूट, ऐसा नहीं है कि रूट आएगी नहीं, ठीक है, रूट सिस्टम अपन बना लेते हैं। ग्राउंड से रूट सिस्टम निकलना स्टार्ट होता है, कहां से, ग्राउंड में स्टेम की जो टिप होती है, स्टेम की जो बिल्कुल लोअर मोस्ट टिप होती है, ठीक है, रेडिकल जहां पर, रूट टिप जहां पर प्रेजेंट है वो क्या करेगी, रूट को बनाना स्टार्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये उसकी मेन रूट है, ठीक है, ये उसकी प्राइमरी रूट है। तो प्राइमरी रूट आती है, सबसे पहले जो रूट आएगी वो प्राइमरी ही आती है। लेकिन फाइब्रस की कंडीशन में क्या होता है कि वो इतनी ज्यादा ब्रांचेस को निकाल लेती है कि बाद में उसको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो जाता है कि प्राइमरी रूट थी कौन सी, ठीक है, कि प्राइमरी रूट थी कौन सी, उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये इसका रीजन है कि इसे आप कहते हो क्या, फाइब्रस रूट। लेकिन एक और जो होती है आपकी टैप रूट, उसमें जो मेन एक्सिस है, उसमें जो प्राइमरी रूट है वो हमेशा क्या होती है, विजिबल होती है और क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल होती है। उसको देख के कोई भी बता सकता है कि भाई ये मेन है और इसी में से सब डिविजन जो है वो निकले हैं, ठीक है, उसको देख के कोई भी कह सकता है कि मेन एक्सिस ये है, मेन रूट ये है और इसमें से सब डिविजन्स निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर वो और निकलेंगे डिविजन्स, ऐसा नहीं है, ठीक है, पर सबसे ज्यादा क्लियरली दिख रही है ना इसके अंदर प्राइमरी रूट। तो ये होता है आपका टैप रूट वाला अरेंजमेंट और ये होता है आपका फाइब्रस रूट वाला अरेंजमेंट, जिसमें मैंने जो सबसे पहले प्राइमरी बनाई थी वो अब दिख ही नहीं रही है, राइट, सब एक बराबर हो चुकी है और सब कुछ बहुत ज्यादा हाईली ब्रांड हो चुका है। तो ये नेटवर्क कहलाता है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम और ये कहलाता है आपका टैप रूट सिस्टम। अब हमें दिखाना था क्या फाइब्रस रूट सिस्टम में कि भाई यहां पर मोनोकॉट्स के अंदर जो प्राइमरी रूट होती है वो डेवलप करती है रेडिकल से, लेकिन बाद में दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रांच नेटवर्क बन जाता है एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। स्टेम के बेस से बहुत सारी नंबर ऑफ रूट्स निकलती हैं और उनसे वो छुप जाता है। इट इज फाउंड इन व्हीट एंड अदर सीरियल्स, ठीक है, व्हीट और बाकी सीरियल्स में भी ये पाई जाती है। कौन सी वाली? फाइब्रस रूट, ठीक है, क्योंकि ये सब कैसे हैं, मोनोकॉट्स हैं, ठीक है, मोनोकॉट में पाई जाएगी भाई। These roots arise from any part of the plant other than the radicle of seeds, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रूट में, ठीक है, ये हमने देखा कौन सा, फाइब्रस, ठीक है, ये हमने देखा कौन सा, टैप रूट, ठीक। अब आपको बताना है एक नया टाइप ऑफ रूट, अब आपको बतानी है एक नई टाइप ऑफ रूट जिसके अंदर अगर मैंने कहा कि शूट सिस्टम है, ठीक है, ये शूट सिस्टम है, ठीक है, ये शूट सिस्टम है, ये ग्राउंड है, ठीक है, इस शूट सिस्टम से निकल रही है यहाँ पर कुछ स्टेम की ब्रांचेस, ठीक है, ये स्टेम है, ये स्टेम है। अब इस स्टेम की ब्रांच से क्या हुआ कि इस स्टेम की ब्रांच से, ठीक है, ये स्टेम है ना, इसकी ब्रांच से रूट्स लटक रही हैं, ठीक है, इसकी ब्रांच से रूट्स लटक रही हैं। ये देखो, ये जितने भी हैंगिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, दीज ऑल आर रूट्स। लेकिन रूट्स को होना कहाँ चाहिए था, नीचे रूट सिस्टम में। ये कहाँ दिख रही है, ऊपर ग्राउंड, शूट सिस्टम में, ग्राउंड के ऊपर, राइट, शूट सिस्टम में। कहाँ से निकलती हुई दिख रही है, स्टेम की ब्रांचेस से निकलती हुई दिख रही है, कहीं लीव्स से निकलती हुई दिख रही है, कहीं से भी रूट्स अराइज हो रही है। तो दीज काइंड ऑफ रूट्स, ठीक है, ये एक नया टाइप हुआ, तो these kind of roots are called as adventitious roots. कंडीशन क्या है, adventitious roots की कंडीशन क्या है, that these roots arise from any part of the plant
अदर देन द रेडिकल ऑफ सीड। सीड की जो रेडिकल है उससे अराइज होने की बजाय कहीं से भी दूसरी जगह से उचक के निकल के आ रही है भाई, तो इन्हें आप कहोगे एडवेंटिटस रूट्स। और ये पाई जाती हैं किसमें? बनियान ट्री में। आपने देखा होगा कैसे निकलती रहती है रूट्स, और उन्हीं से झूला वूला बना के झूलते रहते हैं, पता नहीं कितना यूज उनका करते हैं, क्योंकि दे आर वेरी मच, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो बनियान ट्री में आपने देखा है, इसके बाद आपने देखा भाई मॉन्स्टरा में या बाकी प्लांट्स में भी आपने इनको देखा है, ठीक है। नहीं देखा है तो देख लेना। ये होती है भाई आपके एडवेंटिटस रूट्स, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट, ठीक। टैप रूट का यहाँ डिस्कशन नहीं था, बट स्टिल हमने साथ ही साथ उसको लपेटे में लेकर रिवाइज कर लिया, ठीक है। अरे यार स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। नेक्स्ट हमें देखना है एक और डिफरेंस बिटवीन किसके बारे में, किसके बारे में? डिफरेंस बिटवीन अब आपको देखना है एपोकार्पस और सिंकार्पस ओवरी के बारे में। एपोकार्पस या सिंकार्पस ओवरी का क्या सिनेरियो था, याद आ रहा है किसी को? किसी को याद आ रहा है एपोकार्पस और सिंकार्पस में क्या हुआ करता था? एपोकार्पस या सिंकार्पस के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। यहां पर आपको डील करना है कि जब, ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया था कि अगर किसी फ्लावर के अंदर, ठीक है, अगर किसी फ्लावर के अंदर ओवरी का मतलब ओवरी अकेली तो होगी नहीं, पूरा का पूरा कार्पल या पिस्टिल ही होगा, तो हम कार्पल मान के चलते हैं। अभी दोनों वर्ड में से हम क्या यूज कर रहे हैं? कार्पल, ठीक है। अगर किसी फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल है, ठीक है, अगर किसी फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल है, तो आप उसे कैसा फ्लावर कहोगे? अच्छा, हाँ, अच्छा फ्लावर कहोगे, उसे आप कहोगे मोनोकार्पेलरी। क्या कहोगे? मोनोकार्पेलरी, ठीक है। आ रहे हैं अपन आंसर पर भी, आंसर पर आ रहे हैं अपन, पर शुरू अपन यहां से करेंगे, ठीक है, थोड़ा घूम फिर के आएंगे आराम से, ठीक है। एक हो गया मोनोकार्पेलरी। लेकिन अगर आप कहोगे मैडम नहीं है, फ्लावर में तो जो है कार्पल्स एक से बहुत ज्यादा है, तो दैट काइंड ऑफ फ्लावर विल बी कॉल्ड एज मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। अगर फ्लावर में एक ही कार्पल है तो एक के लिए यूज होता है वर्ड मोनो, तो दैट विल बी द मोनोकार्पेलरी फ्लावर। और अगर एक से ज्यादा है मतलब मल्टी है, मल्टीपल है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। अब मोनो और मल्टी कार्पेलरी में जहां पर कार्पल एक ही है वहां तो बात खत्म, कोई नया सिनेरियो निकल कर आएगा ही नहीं। लेकिन अगर कार्पल एक से ज्यादा है ना, तो निकल कर आएगी एक नई कहानी। तब निकल कर आएगी एक नई कहानी। कौन सी कहानी? कि ये सारे जो कार्पल्स एक से ज्यादा वाले हैं, ये कैसे हैं मैम? एक दूसरे से फ्री है या एक दूसरे से चिपके हुए हैं? बताओ। दो कंडीशन निकल कर आई, दो क्वेश्चन अराइज हुए हमारे माइंड में, बिकॉज वी आर वेरी क्यूरियस, हमें तो हर चीज जाननी है, राइट। तो निकल कर आई कंडीशंस कि मैम अगर कार्पल एक से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे? फ्री बोलना है। फ्यूज्ड वाले होंगे तो क्या बोलना है? कोई तो कंडीशन होगी। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि बेटा जब सारे के सारे कार्पल एक दूसरे से क्या हो? फ्री हो, ठीक है। जब सारे के सारे कार्पल एक दूसरे से क्या हो? फ्री हो, ठीक है। या फिर पहले फ्यूज्ड वाले की कहानी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब सारे के सारे कार्पल एक दूसरे से क्या हो? चिपके हुए हो, फ्यूज्ड हो, तो याद करो आप लोग एक टर्म यूज करते हो सिंक करना, ठीक है। सिंक करने का मतलब कहीं ना कहीं रिलेट करो। यहां पर बात चल रही है किस चीज से? फ्यूज करने से, जोड़ने की बात चल रही है। तो जब भी बात हो कि भाई सारे के सारे कार्पल्स कैसे हो? एक दूसरे से फ्यूज्ड है, सिंक्ड है, तो आप उसे क्या कहोगे? सिंकार्पस कहोगे। क्या कहोगे? सिंक वर्ड लगाओ, सिंक वर्ड लगाओ और फिर उसके आगे कार्पस वर्ड अटैच कर दो, तो दैट काइंड ऑफ ओवरी विल बी कॉल्ड एज सिंकार्पस ओवरी। अब मैं देखती हूँ कितने लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। अब इसी का जब अपोजिट बात होगी, जब इसी की अपोजिट बात होगी तो उसे बोल देना एपोकार्पस ओवरी, ठीक है। अब देखो जरा, किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब हम यहां बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये मल्टी कार्पलरी या मोनोकार्पलरी क्या है? लिख दूं मैं यहां, इन्हें हम क्या कह रहे थे? मल्टी या मोनोकार्पलरी फ्लावर कह रहे थे। ये किसका टाइप था? फ्लावर का टाइप था। लेकिन जैसे ही हमने उनकी कंडीशंस की बात की कि मल्टी कार्पलरी में वो फ्री है या फ्यूज्ड है, तो अगर फ्री या फ्यूज्ड में जैसे ही हमने उसको नाम दिया कि फ्यूज्ड होगा तो सिंकार्पस है और फ्री होंगे एक दूसरे से तो एपोकार्पस है, तो इस टर्म के आगे फिर ओवरी क्यों लग गया? ओवरी की बात कहां से आ गई? हम तो बात कर रहे थे फ्लावर की, हम तो बात कर रहे थे फ्लावर की कि उसके अंदर कार्पल एक होंगे तो इतना, दो होंगे तो इतना, राइट। फ्री होंगे तो एपोकार्पस, फ्यूज्ड होंगे तो सिंकार्पस। तो यहां पर ओवरी क्यों कहा? क्योंकि यहां पर फिर से अराइज होता है एक और क्वेश्चन,
क्योंकि यहां पर फिर से अराइज होता है एक और क्वेश्चन कि अगर सारे के सारे कार्पल्स, ठीक है, जो कि एक से ज्यादा है ना, मल्टी कार्पलरी है, अगर सारे के सारे कार्पल्स जो हैं उनके कार्पल के भी टाइप होते हैं मैम, 3 अलग अलग, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। अगर स्टिग्मा जुड़े हुए होंगे तो क्या उसको बोल देना है सिंकार्पस? बताओ, राइट? या फिर अगर सबके स्टाइल जुड़े हुए होंगे तो क्या उसको सिंकार्पस बोल देना है? या फिर अगर सबकी ओवरी जुड़ी हुई होगी तो क्या उस कंडीशन में सिंकार्पस बोलना है? या फिर अगर ओवरी जुड़ी हुई है लेकिन बाकी पार्ट्स तो मैम फ्री है ना, तो फिर वो सिंकार्पस भी हो जाएगा, एपोकार्पस भी हो जाएगा। दोनों कंडीशन होगी क्या, एक साथ होगी क्या? आया कंफ्यूजन? आया कंफ्यूजन? निकल कर आए बहुत सारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर ये है कि आपको हमेशा कौन सी कंडीशन को पकड़ के चलना है? आपको हमेशा ओवरी को देखना है। जिस भी मल्टी कार्पलरी फ्लावर के अंदर आप चेक करोगे कि भाई दे आर सिंकार्पस और एपोकार्पस, तो आप चेक करोगे उसकी ओवरी। अगर ओवरी सिंग्ड है तो इट इज सिंकार्पस ओवरी, अगर ओवरी एक दूसरे से फ्री है तो इट इज एपोकार्पस ओवरी। क्लियर हुई बात इतनी? किसको चेक करना है? ओवरी को, ठीक है। ओवरी अगर फ्री है तो एपोकार्पस है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। फिर स्टिग्मा स्टाइल को जो मनाई करे, वो सिंग्ड रहे, फ्यूज्ड रहे, फ्री रहे, कैसे भी रहे, कैसे भी रहे, हमें नहीं देखना। हमें देखना है क्या? ओवरी। किसको देखना है हमें? ओवरी को। अगर ओवरी फ्री है तो एपोकार्पस, लेकिन अगर ओवरी सिंग्ड है तो फिर बाकी पार्ट्स उसके फ्री भी है तो कोई मतलब नहीं, ओवरी हमें देखनी। ओवरी कैसी है? फ्यूज्ड, तो इट इज सिंकार्पस ओवरी। अब समझ आया इसमें ओवरी क्यों लिखते हैं? अब समझ आया इसके साथ ओवरी क्यों लिख देते हैं? तो भाई अब ये कुछ कहानी में बात बची ही नहीं मैम, पूरी कहानी तो खत्म हो गई। हाँ, एपोकार्पस ओवरी वही है, मतलब वो फ्लावर्स जिनमें एपोकार्पस ओवरी है, इनमें क्या होंगे? एक से ज्यादा कार्पल्स होंगे, और कार्पल्स कैसे होंगे? एक दूसरे से फ्री होंगे, ठीक है। तो इट इज फाउंड इन लोटस एंड रोज फ्लावर। बस एग्जांपल नया आया मैम, बाकी तो सब वही था, ठीक है। सिंकार्पस में क्या होगा? फ्लावर्स विद सिंकार्पस ओवरी हैव मोर देन वन कार्पल, ठीक है। इनमें भी कार्पल एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है? ये कार्पल्स कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। कार्पल वहां भी ज्यादा, कार्पल यहां भी ज्यादा। वहां सारे के सारे में क्या? फ्री ओवरी, यहां के सारे में क्या? फ्यूज्ड ओवरी, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिख लो भले चाहो तो, दीज कार्पल्स हैव, आर की जगह, ठीक है, दीज कार्पल्स हैव फ्री ओवरी, मतलब ओवरी सबकी कैसी है? फ्री। और यहां पर लिख लो दीज कार्पल्स हैव फ्री ओवरी, नहीं फ्री ओवरीज लिख देते हैं, ठीक है, फ्री ओवरीज, एंड दीज कार्पल्स हैव फ्यूज्ड ओवरीज, ठीक है। ऐसे लिख दोगे तो और ज्यादा स्पेसिफाई हो जाएगा। अब सिंकार्पस के एग्जांपल्स देख लो भाई, टोमेटो एंड मस्टर्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंकार्पस ओवरी। इनके अंदर आप देखोगे सिंकार्पस ओवरी देखने को मिलेगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट और चीजें देखते हैं। एपोकार्पस एंड सिंकार्पस ओवरी के बाद, ठीक है, अब देखते हैं क्या भाई, चले जा यार, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद जो बचेंगे 50% क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे, ठीक है ना। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग ग्राम सीड एंड वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज सीड। ओके, ग्राम सीड एंड मेज सीड, मतलब मुझे तो क्वेश्चन रीड करते ही समझ आ गया मैम कि एक डाइकोटिलेडनस सीड बताना है और एक मोनोकोटिलेडनस सीड बताना है, राइट। ग्राम हमने पढ़ा है मैम चने की, उसमें तो दालें निकलती हैं, 2 अलग दाल होती है, मतलब उसमें क्या है? डाइकोटिलेडन है। और मेज सीड तो एक ही होता है, तो वो क्या है? मोनोकोटिलेडन है। तो दोनों तरह के सीड का हमें डायग्राम बताना है, बता देते हैं। देखो क्या बताना है इन डायग्राम्स में। सी, डाइकोटिलेडनस सीड में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो होते हैं 2 कोटिलेडन, और यहाँ पर कोटिलेडन ही यूज करते हैं वर्ड। मोनोकोटिलेडन में क्या यूज करते हैं? स्क्यूटिलम, ठीक है, यहाँ पर तो कोटिलेडन ही यूज करते हैं। तो ये दोनों जो दिखाई दे रहे हैं मैम, दीज 2 आर द कोटिलेडन्स। ये दोनों क्या है? इसके कोटिलेडन्स। ये क्या है? ऊपर की तरफ जो दिख रही है प्लम्यूल, जो कि बनाएगी रूट सिस्टम को। नीचे की तरफ जो दिखाई दे रही है इट इज द रेडिकल, जो बनाएगी शूट सिस्टम को। और ये जो प्लम्यूल और रेडिकल जिसमें अटैच है, यहाँ पर जो एक एक्सिस नजर आ रही है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, सीड कोट रिमूव करने के पहले वाली कंडीशन में, तो हाइलम और हाइलम के नीचे एक छोटा सा पोर विच इज द माइक्रोपाइल, और ऊपर जो पूरी की पूरी कवरिंग है, दिस इज द सीड कोट। सीड कोट को हटाकर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड।
और अगर हम बात करें वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज सीड की, अगर हम बात करें वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज सीड की, तो भाई इसमें आपको दिखने को मिलेगा बहुत बड़ा सा बढ़िया बिल्कुल एकदम सफिशिएंट अमाउंट में एंडोस्पर्म बचा हुआ, ठीक है। सीड कोट और फ्रूट वॉल इसके अंदर कैसी होती है, मर्ज्ड होती है, फ्यूज्ड होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एल्यूरॉन लेयर होती है, प्रोटीनेशियस लेयर, ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। स्क्यूटिलम होता है, ठीक है। स्क्यूटिलम क्या है, जो एक सिंगल कॉटिलेडन इनके पास प्रेजेंट है ना, उसी को स्क्यूटिलम कहते हैं, ठीक है। तो स्क्यूटिलम इज नथिंग, दिस इज द सिंगल कॉटिलेडन दैट मोनोकॉट्स हैव। देन स्क्यूटिलम के बाद अब इनके पास भी क्या चाहिए, इनको प्लम्यूल एंड रेडिकल चाहिए। तो इनके पास देखो यहां पर ये प्लम्यूल है और यहां पर ये रेडिकल है, ठीक है। प्लम्यूल को कवर करने वाली एक कवरिंग है, दिस इज द कॉलियोप्टाइल, एंड रेडिकल को कवर करने वाली एक कवरिंग है, दिस इज द कॉलियोराइजा। बस यहीं पर खत्म होता है आपका, यहीं पर खत्म होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडनस सीड विच इज अ ग्राम सीड एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकोटिलेडनस सीड विच इज अ मेज सीड, ठीक। एक बार यहां लिख लेते हैं भले चाहो तो। ग्राम सीड किसका एग्जांपल है, ये डाइकोटिलेडनस का, ठीक है, डाइकोटिलेडनस सीड। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो क्या है, मोनोकोटिलेडनस सीड, ठीक है। चलो देखो इसे फटाफट से, बस कंप्लीट हुआ आपका मोनोकोटिलेडनस एंड डाइकोटिलेडनस सीड का लेबल्ड डायग्राम, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है 50% ऑफ द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट 50% को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर इससे पहले, ठीक है, पूरे ही लेक्चर के जितने भी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में हमने सारे टॉपिक्स को डील किया है, अगर कोई भी लेक्चर इन केस मिस आउट हो गया है तो भाई फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट पर। कहां पर मिलेगा मैम, यूट्यूब चैनल तो आप जानते ही हो, जहां पर आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप लेक्चर्स को अवेल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ऐप के थ्रू पढ़ाई करना तो ऐप भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो वेबसाइट को एक्सेस करना तो इट इज www.magnetbrains.com। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये सारा ही फुल कोर्स कंटेंट, ठीक है, फुल कोर्स कंटेंट आपको मिल जाएगा एब्सोल्युटली फॉर फ्री। अगर आप चाहते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से अवेल कर लो भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करेंगे क्या एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पार्ट 2 को, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को वहां डील करते हैं। चलिए टिल देयर बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।